हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। मैं हूं रश्मि और इस वीडियो में हम लोग टीटीसी पार्ट 1 बोटनी सब्सिडियरी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गेस्ट पेपर से डिस्कस करने वाले हैं। तो जिनके पास गेस्ट पेपर नहीं है वो तो देखेंगे ही, जिनके पास गेस्ट पेपर है वो भी एक बार इसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं कोशिश करूँगी जितने भी क्वेश्चन है उसको एक्सप्लेन करने की, ताकि आपको याद भी जल्दी हो जाए और जो भी क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ जाए कि उसका आंसर कौन सा है और क्यों है। तो हमारा टॉपिक जो है आज का वो है साइटोलॉजी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्लांट सेल डिफर फ्रॉम एनिमल सेल इन हैविंग। तो प्लांट सेल जो है वो एनिमल सेल से कैसे डिफर करता है, क्यों डिफर करता है? तो प्लांट सेल के पास सेल वॉल प्रेजेंट होता है जो कि एनिमल सेल में नहीं होता है। बाकी के जो 3 ऑर्गेनल हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस, ये प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में होता है, लेकिन जो सेल वॉल है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल वॉल इज कॉल्ड। तो सेल वॉल के आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं प्राइमरी वॉल, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिडिल लैमेला इज केमिकली मेड अप ऑफ। तो मिडिल लैमेला जो है इसको हम लोग बोलते हैं प्लांट सीमेंट, यानी कि ये 2 प्लांट सेल को जोड़ने का काम करता है और ये जो है बना होता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट से। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि मिडिल लैमेला इज केमिकली मेड अप ऑफ, तो इसका आंसर ऑप्शन सी जाएगा, पेक्टेट। अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट लिखा होता तो और ज़्यादा ऑथेंटिक आंसर होता, लेकिन इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। प्लांट सीमेंट कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज यूजुअली मेड अप ऑफ। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बना हुआ होता है फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से। हालांकि कुछ अमाउंट में उसमें कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं उसके स्टेबिलिटी के लिए, लेकिन मेनली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से बना होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज गिवन बाय। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, दैट इज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। इन्होंने इस मॉडल को दिया था, और ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, दिस इज मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल, मतलब कि इसके बाद कोई नया मॉडल नहीं आया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जिसकी हम स्टडी करते हैं। और इसके पहले 2-3 मॉडल आए थे, जैसे कि यूनिट मेम्ब्रेन हो गया, सैंडविच मॉडल हो गया, ये सब इसके पहले आए थे, लेकिन उसमें प्रोटीन और लिपिड का अरेंजमेंट सही से नहीं बताया था, तो वो मॉडल जो है वो रिजेक्ट कर दिए गए। बाद में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आया और ये मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुसाइडल बैग इज द अदर नेम ऑफ। सुसाइडल बैग किसको कहा जाता है? तो देखिए, सुसाइडल बैग जो है वो लाइसोसोम का दूसरा नाम है। क्यों कहा जाता है? तो लाइसोसोम के पास जो है लगभग 50 टाइप्स के डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और जब जिसकी ज़रूरत होती है उस हिसाब से लाइसोसोम उस एंजाइम को रिलीज़ करता है और फिर उस चीज़ का डाइजेशन करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी इरेगुलर फंक्शनिंग की वजह से, कभी एबनॉर्मेलिटी की वजह से, ये जो लाइसोसोम जो है सेल के अंदर, जो लाइसोसोम है ये बर्स्ट कर जाता है, यानी कि फट जाता है। तो इसके जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम है वो सेल के अंदर आ जाते हैं, और इसके पास सभी तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि एज पर नीड सिक्रेट होता है और डाइजेस्ट करता है। लेकिन कभी इरेगुलर फंक्शनिंग की वजह से जो ये फट जाता है तो सारे एंजाइम आ गए सेल में, और सेल के जितने भी कंस्टिट्यूएंट है सबको डाइजेस्ट करके फाइनली सेल की डेथ करवा देता है। तो जिस सेल के अंदर ये प्रेजेंट रहता है उसी सेल की डेथ करवा देता है, इसीलिए उसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्रोसोम इज मेड अप ऑफ। तो एक्रोसोम जो है वो बना होता है गोल्जी बॉडी से। अब एक्रोसोम होता क्या है? तो एक्रोसोम जो है वो स्पर्म के हेड पे प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है स्पर्म के हेड पे, जो कि फर्टिलाइजेशन के समय में एग के वॉल को डिसॉल्व करने में हेल्प करता है, और इस वाले स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एक्रोसोम, जो कि एग को पेनिट्रेट करने में स्पर्म की मदद करता है, और बनता है किससे? तो गोल्जी बॉडी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिकनेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अप्रोक्सीमेटली। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो थिकनेस होती है वो लगभग 75 एंगस्ट्रॉम होती है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमोजोम आर स्टेन्ड विथ, तो क्रोमोजोम को हम एसेटो कार्माइन से स्टेन करते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अ क्रोमेटिक जोन ऑफ क्रोमोजोम इज कॉल्ड, तो क्रोमोजोम के क्रोमेटिक जोन को बोलते हैं सेंट्रोमियर, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हेन सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट एट वन एंड ऑफ क्रोमोजोम इट इज कॉल्ड, तो इसका मतलब है आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर सेंट्रोमियर क्रोमोजोम की एक तरफ एक एंड पे पाया जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे टीलोसेंट्रिक। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, ये क्रोमोजोम है और इसके एक एंड पे ऐसे सेंट्रोमियर प्रेजेंट होगा, तो इसको हम बोलेंगे टीलोसेंट्रिक। इसके अलावा 3 और ऑप्शन में है मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड एसेंट्रिक एंड सब मेटासेंट्रिक। तो मेटासेंट्रिक का बोलते हैं जब सेंट्रोमियर जो है वो एकदम सेंटर में प्रेजेंट होता है और क्रोमोजोम के आर्म को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो उसको हम बोलते हैं मेटासेंट्रिक। और अगर क्रोमोजोम का एक आर्म थोड़ा बड़ा होता है और एक आर्म थोड़ा छोटा होता है तो उसको हम बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक। और उसके बाद अगर क्रोमोजोम का एक आर्म बहुत बड़ा होता है और एक आर्म बहुत छोटा होता है तो उसको हम बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक। और अगर क्रोमोजोम का एक आर्म होता ही नहीं, मतलब क्रोमोजोम के एंड पे अगर सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं टीलोसेंट्रिक। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि सेंट्रोमियर जो है वो एंड पे प्रेजेंट है, उसको क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे टीलोसेंट्रिक। अगला क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड माइटोसिस सेल डिवीजन, तो इसका आंसर ऑप्शन ए जाएगा फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने माइटोसिस का डिस्कवरी किया था। साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, साइटोलॉजी किसको बोलते हैं, तो सेल के स्ट्रक्चर की स्टडी को हम साइटोलॉजी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है साइटोजेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ, तो साइटोजेनेटिक्स का मतलब हुआ जेनेटिक्स और फिजियोलॉजी की स्टडी को इकट्ठे हम साइटोजेनेटिक्स बोलते हैं। साइटोकाइनेसिस इज साइटोकाइनेसिस बोलते हैं डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। देखो साइटो मतलब हो गया साइटोप्लाज्म, सेल का साइटोप्लाज्म, और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। तो सेल के साइटोप्लाज्म के डिवीजन को क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड, न्यूक्लियस के डिवीजन को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोन मीन्स होता है, कैरियोन मीन्स होता है न्यूक्लियस और काइनेसिस मतलब होता है डिवीजन, तो न्यूक्लियस के डिवीजन को हम बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस। द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, तो न्यूक्लियस के डिवीजन को सबसे पहले स्ट्रासबर्गर ने डिस्कवर किया था। 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स कंटेनिंग द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सिमिलर टू देयर पेरेंट आर फॉर्म्ड इन माइटोसिस। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल मतलब एकदम से अपने पेरेंट के जैसा क्रोमोजोम किस डॉटर सेल के अंदर किस डिवीजन में फॉर्मेशन होता है। तो देखिए जैसे कि ये अगर एक कोई मदर सेल है, डिप्लॉयड मदर सेल है, तो जब इसके अंदर माइटोसिस होगा तो इससे 2 डिप्लॉयड डॉटर सेल बनेगी एग्जैक्टली सेम अपने पेरेंट के जैसा। डिप्लॉयड मदर सेल है, पेरेंट है, तो डिप्लॉयड डॉटर सेल भी है, और ये कब बनता है, माइटोसिस में। तो इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। माइटोसिस अकर्स इन द सेल्स कंटेनिंग द क्रोमोसोम नंबर एक्स। माइटोसिस जो है वो किस सेल में होता है, तो ऐसे सेल में जिसके अंदर क्रोमोसोम जो है वो एक से, हालांकि डिप्लॉयड सेल में भी माइटोसिस होता है, सोमैटिक सेल है, बोथ होगा इसका आंसर, क्योंकि सोमैटिक सेल में भी माइटोसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन माइटोसिस द क्रोमेटिन रेटिकुलम ब्रेक्स इनटू पीसेस टू फॉर्म डेफिनिट नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन प्रोफेज। Second, in mitosis the nuclear membrane disappears and formation of spindle fibers begin in metaphase. Interphase is the stage of nucleus in which nucleus takes rate. इंटरफेज जो है इसको सेल का रेस्टिंग फेज बोला जाता है। हालांकि इंटरफेज में जो सेल है
वो रेस्ट नहीं करती है। सेल उस टाइम भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, अपने प्रोटीन्स को इंक्रीज़ करती है, अपने जो डिवीजन के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरत होती है जिसकी, सबको इंक्रीज़ करती है। सेल अब खुद को ग्रो करती है, प्रिपेयर करती है डिवीजन के लिए, लेकिन देख के लगता है कि सेल उस टाइम कुछ नहीं कर रही है, तो इसीलिए उसको बोला जाता है रेस्टिंग स्टेज में। हालांकि उस टाइम न्यूक्लियस रेस्ट में रहता है, क्योंकि न्यूक्लियस का डिवीजन जो है वो डिवीजन वाले फेज में होगा। इसीलिए यहाँ पे है कि इंटरफेज इज द स्टेज इन विच न्यूक्लियस टेक्स रेस्ट। और बाकी जो सेल के पार्ट हैं, सेल के अंदर प्रोटीन का ग्रोथ होता है, सब चीज़ का फॉर्मेशन होता है, सिर्फ न्यूक्लियस उस टाइम रेस्ट करती है, क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो डिवीजन वाले फेज में एक्टिव हो जाती है। नेक्स्ट, द रेस्टिंग स्टेज ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड इंटरफेज। The chromosome are arranged in the middle on equatorial plate in मेटाफेज स्टेज में क्रोमोजोम जो है वो इक्वेटर पे आके अलाइन हो जाता है। अभी मैं आपको इसका अलग से वीडियो बना के दे दूंगी, जिसमें आपको पूरे स्टेजेस जो हैं अच्छे से समझ में आ जाएंगे कि सेल डिवीजन के कितने स्टेज होते हैं और किस स्टेज में कौन सा वर्क होता है। तो उसका मैं अलग से आपको वीडियो बना के दे दूंगी। और अभी हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। The number of chromosome can be easily counted and their structure can be easily studied in मेटाफेज। मेटाफेज ऐसा स्टेज है, देखो नॉर्मली अगर ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, तो इसके अंदर क्रोमेटिन इस तरीके से थ्रेड के जैसा अरेंज्ड रहता है। लेकिन जब डिवीजन का समय आता है तो ये जो क्रोमेटिन थ्रेड इस तरीके से अरेंज्ड था, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाना शुरू करता है, और मेनली ये मेटाफेज के अंदर होता है। तो इस वाले शेप में क्रोमोजोम जो है वो क्लियर दिखता है, अपने स्ट्रक्चर को क्लियर दिखाता है, और इसीलिए, और ये वाला कब होता है, मेटाफेज में। इसीलिए यहाँ पे हम इसका आंसर जो है मेटाफेज लगा रहे हैं। अगला सवाल है, फ्रॉम स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज ऑफ माइटोसिस इज। स्टडी के लिए मेटाफेज जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज है। इन एनाफेज ऑफ माइटोसिस, एनाफेज में क्या होता है, जो क्रोमोजोम है उसका डिवीजन हो जाता है, तो द क्रोमेटिड्स मूव अपार्ट टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव पोल्स अपोजिट टू ईच अदर। एनाफेज स्टेज में डिवीजन के बाद जो क्रोमेटिड हैं वो अलग अलग पोल पे जाने लगते हैं, तो इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। द टीलोफेज ऑफ माइटोसिस कंप्लीट्स विद द फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर न्यूक्लियाई। टीलोफेज में क्या होता है कि दोनों डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाता है, फिर बाकी सारे ऑर्गेनल भी अपीयर होने लगते हैं। और ये कंप्लीट कैसे होता है, न्यूक्लियाई के फॉर्मेशन के बाद। नेक्स्ट, इन माइटोसिस द अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोजोम एट इक्वेटोरियल प्लेन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, क्रोमोजोम जो है वो इक्वेटर पे आके अरेंज हो जाते हैं, और इक्वेटर पे अगर क्रोमोजोम आके अरेंज हो गया मतलब कि वो मेटाफेज स्टेज जो है स्टार्ट हो गया है। द जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ द न्यूली फॉर्म न्यूक्लियाई इन माइटोसिस रिमेन्स सेम। माइटोसिस में अगर 2n मदर सेल है तो जो डॉटर सेल 2 बनेगी, इसका भी क्रोमोजोम जो है वो 2n ही रहेगा, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, रिमेन सेम। माइटोसिस इज अ सिंपल सेल डिवीजन। सिंपल सेल डिवीजन को क्या बोलते हैं, माइटोसिस। मियोसिस टेक्स प्लेस इन, मियोसिस जो है वो मेनली रिप्रोडक्टिव सेल में होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। और रिप्रोडक्टिव सेल में मियोसिस क्यों होता है, तो क्रोमोजोम के नंबर को सेम रखने के लिए। इसका एक्सप्लेनेशन जब मैं वीडियो बनाऊंगी तो उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तब तक इसका आंसर याद रखते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल। नेक्स्ट, माइटोसिस इंक्रीजेज साइज ऑफ प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स। क्योंकि माइटोसिस जो है वो, उससे सेल का नंबर जो है इंक्रीज होता है, 1 सेल से 2, 2 से 4, और क्रोमोजोम का जो नंबर है वो भी सेम रहता है सेल के अंदर। तो माइटोसिस जहाँ अगर मान लो हमारे हाथ में कहीं कट लग गया, फिर हमारे ऊंड हो गया और स्किन खराब हो गया, तो वहाँ पर भी जो नया स्किन बनता है वो भी माइटोसिस के प्रोसेस से ही बनता है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, मियोसिस इज ऑल्सो नोन एज, मियोसिस को बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि मियोसिस में क्या होता है कि अगर मदर जो है वो डिप्लॉयड है, 2n है, तो मियोसिस के प्रोसेस में ये 4
हैप्लॉइड डॉटर सेल बनाएगी। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, गैमेट्स एंड स्पोर्स आर फॉर्म ड्यू टू मियोसिस। मियोसिस के वजह से गैमेट और स्पोर का फॉर्मेशन होता है। मियोसिस अकर इन अ सेल कंटेनिंग क्रोमोसोम नंबर 2x। जिस क्रोमोसोम जहाँ पर 2x है वो 4x डॉटर सेल बनाएगी। उसका हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन, बहुत क्लियर हो जाएगा उससे आपको। नेक्स्ट, मियोसिस टेक्स प्लेस बोथ फर्टिलाइजेशन से पहले भी और बाद भी। तो इसका आंसर ऑप्शन बोथ ए एंड बी होगा। मियोसिस इज जाइगोटिक, स्पोरिक, गैमेटिक, तीनों होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी। स्पोरिक मियोसिस अकर्स ओनली इन हायर प्लांट्स। इन एनिमल्स मियोटिक डिवीजन इज गैमेटिक, गैमेट के फॉर्मेशन के लिए मियोसिस होता है। प्लांट्स में स्पोर्स के फॉर्मेशन के लिए। मियोसिस इन लोअर प्लांट इज जाइगोटिक। जाइगोट में मियोसिस होता है क्योंकि लोअर प्लांट्स जो हैप्लॉइड होते हैं, तो जाइगोट से डिप्लॉइड बनता है, फिर उसमें मियोसिस होके हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बन जाता है। सेकेंड डिवीजन ऑफ मियोसिस इज होमोटाइपिक। टर्मिनल मियोसिस इज गैमेटिक मियोसिस। होमोलोगस क्रोमोसोम आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, जेनेटिकली सिमिलर, दोनों होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो सेम स्ट्रक्चर और सेम क्रोमोसोम कंटेनिंग और सेम जीन कंटेनिंग जो क्रोमोसोम होते हैं उसको होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे बॉडी में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, यानी कि जितने भी क्रोमोसोम है सब पेयर में है। तो इस तरीके से देखिए, जैसे क्रोमोसोम नंबर 1 है ये पेयर में है, क्रोमोसोम नंबर 2 है ये पेयर में, 3 है, ऐसे 23 क्रोमोसोम पेयर में आएंगे। ये 1, ये 2, ये 3, ऐसे 23। तो एक जैसे क्रोमोसोम जो पेयर बनाते हैं, सेम नंबर के क्रोमोसोम जो पेयर बनाते हैं, जो कि सेम स्ट्रक्चर के भी होते हैं और सेम तरह के जीन भी कैरी करते हैं, उनको हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। तो इसीलिए इसका आंसर जो है मॉर्फोलॉजिकली मतलब अपीयरेंस, जेनेटिकली मतलब जीन कैरी करते हैं। तो होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली दोनों तरह से समान होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 44 तक हुआ। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे।